हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है बच्चों भौगोलिक खोज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? भौगोलिक खोज। इस चैप्टर का हेडिंग क्या है? भौगोलिक खोज। अब ये इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश में बोलेंगे जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। क्या होगा? जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। इसको इंग्लिश में बोलेंगे जियोग्राफिकल डिस्कवरीज और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बच्चों? भौगोलिक खोजें। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भौगोलिक खोजें होती क्या है, ठीक है। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स बातें हैं। जैसा कि आप क्लास 9th में आ चुके हैं, तो इससे पहले अगर इतिहास के बारे में देखा जाए बच्चों, तो आपने क्या क्या पढ़ा है? तो आप जब क्लास 6 में थे तो आपने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री को। किसको पढ़ा था? एंशिएंट हिस्ट्री। यानी कि हिंदी में अगर बोला जाए तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंशिएंट, और हिंदी में इसको बोला जाए तो आपने क्या पढ़ा था? प्राचीन इतिहास पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्राचीन इतिहास पढ़ा था, ठीक है। और वही अगर बात करें तो ये तो आपने प्राचीन इतिहास यानी कि स्टार्टिंग से, समय की शुरुआत और मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी और मनुष्य किस प्रकार से आगे जो है वो जीवन जिया और अपने समाज में अपनी स्थिति में किस प्रकार से सुधार किया, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा, ठीक है। क्लास 6 का जो इतिहास था उसी के बारे में ये सब कुछ बताता है। उसके बाद जब आपने क्लास 7th में आया तब आपने क्या पढ़ा बच्चों? तो क्लास 7th में आपने पढ़ा क्या बोलते हैं? मध्यकालीन इतिहास। क्लास 7th में आपने क्या पढ़ा? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास आपने पढ़ा, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद जब आप क्लास 8 में आए, क्लास 7th में आपने क्या पढ़ा? मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, जिसको इंग्लिश में मेडिएवल हिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद जब आपने क्लास 8 में आया और मध्यकालीन इतिहास में आपने क्या क्या पढ़ा है? तो मध्यकालीन इतिहास में आपने पढ़ा मतलब हर्षवर्धन के बारे में, साथ ही साथ आगे अगर बढ़े तो त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा। साथ ही साथ और क्या पढ़ा होगा? तो दिल्ली सल्तनत, मुगल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत आपको जो ग्लिम्सेज हैं यानी कि थोड़ी बहुत जो जानकारियां हैं वो आपने क्लास 7th में क्या पढ़ा होगा? तो वो पढ़ा है ये अंग्रेजों के आगमन से। उसके बाद जब क्लास 8 में आते हैं तो हम लोग पढ़ते इसको आधुनिक भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास बोलते हैं, ठीक है। क्लास 8 में आपको क्या पढ़ना था? आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ना था, जिसमें आपने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बहुत ही डिटेल से आपने क्लास 8 के इतिहास में पढ़ा। अब आप आ गए हैं किस क्लास में? अब आप आ गए हैं क्लास 9th में, ठीक है। जब आप क्लास 9th में आइएगा तो आपने तो पूरा पढ़ लिया जो भी इतिहास है भारत का, भारतीय इतिहास को तो आपने कंप्लीट कर लिया क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में। अब आप आए क्लास 9th में, तो अब आपको क्या पढ़ाया जाएगा? तो अब आपको पढ़ना होगा भौगोलिक खोजें, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में पढ़ना होगा बच्चों? वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब विश्व इतिहास, यानी कि अब थोड़ा बहुत विश्व के बारे में भी जान लीजिए। आपने भारत के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने प्राचीन इतिहास, अपने मध्यकालीन इतिहास, अपने आधुनिक इतिहास को जान लिया भारत का। अब आपको क्या जानना चाहिए? अब आपको जानना चाहिए विश्व इतिहास के बारे में, जिससे कि आपको जो वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है वो आपका डेवलप हो, आप जान सके कि विश्व किस प्रकार से ग्रो हुआ। ये समाज में इतने सारे, मतलब अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो इतने सारे कंट्रीज हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई, यहाँ के लोग किस प्रकार से रहते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों हम लोग क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसी का जो पहला चैप्टर है बच्चों वो है भौगोलिक खोज। क्या है? भौगोलिक खोजें। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफिकल डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। खोज मतलब क्या होता है? डिस्कवरीज। और एक खोज का मतलब होता है इन्वेंशन, एक इन्वेंशन का मतलब खोज होता है, और एक खोज का मतलब होता है डिस्कवरीज। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है कि खोज 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? खोज 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं डिस्कवरी, एक को क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्कवरी बोलते हैं। डिस्कवरी मतलब खोज, और एक होता है इन्वेंशन, ठीक है। एक होता है इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? इन्वेंशन का मतलब भी खोज होता है और डिस्कवरी का मतलब भी खोज होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे खोज अगर दिया हुआ है, वर्ड खोज दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये डिस्कवरी वाली बात कर रही है या फिर इन्वेंशन वाली बात कर रही है। तो ये जो बच्चों है ना, ये जो खोज है वो डिस्कवरी की बात कर रही है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही समझ लेते हैं, क्लास की शुरुआत करने से पहले हम यही समझ लेते हैं कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर क्या होता है। तो बच्चों सबसे जो मेन अंतर होता है
डिस्कवरी और इन्वेंशन में वो होता है कि अगर इन्वेंशन अगर होता है तो कुछ नया चीज़ बनाया जाता है, यानी कि वैसी वस्तु जो पहले मौजूद नहीं थी, अगर उसको हम बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, इन्वेंशन कहलाएगा। जैसे दूरबीन का क्या हुआ था, खोज हुआ था। दूरबीन का क्या हुआ था, खोज हुआ था। तो दूरबीन का जो खोज हुआ था उसको क्या बोलेंगे, इन्वेंशन बोलेंगे, क्योंकि आज से पहले दूरबीन किसी ने नहीं देखा था, किसी ने नहीं बनाया था। तो दूरबीन जो है वो पहली बार बना था, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वेंशन बोलेंगे। लेकिन डिस्कवरी एक खोज होता है। तो डिस्कवरी का मतलब क्या हुआ कि वो जो वस्तु है वो ऑलरेडी, वो जो क्या तो कोई जगह है या कोई वस्तु है वो ऑलरेडी पृथ्वी पे मौजूद था, लेकिन उसके बारे में लोगों को जानकारियां नहीं थी। तो वो अगर कोई व्यक्ति जानकारी देता है तो वो क्या कहलाता है, डिस्कवरी कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्कवरी। अगर मान सोच करके देखो, जब आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आप क्या देखिएगा कि अमेरिका के बारे में लोगों को, जो उत्तरी अमेरिका है उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था कि अमेरिका नाम का कोई एक महादेश भी है, यानी कि यहाँ पे कोई जगह है और इस देश के इस जगह पे कोई रहने वाले लोग हैं, यानी कि अमेरिका के बारे में दुनिया को पता ही नहीं था, वो एकदम अलग कटा हुआ था। तो अगर कोई व्यक्ति अमेरिका के बारे में बता दे तो वो क्या कहलाएगा, डिस्कवरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्कवरी कहलाएगा। यानी कि ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पृथ्वी पे मान लीजिए क्या है, धातु मौजूद है, तो अगर कोई धातु की खोज करता है तो वो क्या कहलाएगा, डिस्कवरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्कवरी। क्योंकि अगर मान लीजिए सोना मौजूद है धरती के ऊपर, ठीक है, अगर कोई जाए और किसी को पता चले कि हमने सोना देख लिया और ये सोना के बारे में लोगों को बता दिया, तो वो जो सोना होगा वो भी खोज कहलाएगा कि सोने की खोज, लेकिन वो क्या कहलाएगा, डिस्कवरी कहलाएगा। तो ये जो मेन अंतर है डिस्कवरी और इन्वेंशन में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, और हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, तो वो है भौगोलिक खोजें, ठीक है। तो बच्चों चैप्टर शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जब आप क्लास में जाएं या फिर कहीं पे कोचिंग में जाएं तो इस चैनल के बारे में आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इस चैनल के बारे में, इस वीडियोज़ के बारे में कि यहाँ पे 9th क्लास 10th क्लास की पढ़ाई होती है, इसके बारे में आप उनको, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही एक अच्छा कार्य होगा आपके लिए, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं इस चैप्टर को कि क्या है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है कि विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कह रहा है कि विश्व इतिहास में, किस इतिहास की बात हो रही है बच्चों, विश्व इतिहास की बात हो रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात हो रही है। और वर्ल्ड हिस्ट्री में युगांतकारी घटना कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी घटना जो युग को चेंज कर दे, मतलब एक युग को, एक एरा को चेंज कर दे, दूसरे एरा में ला दे, ऐसी जो घटना थी वो कौन थी, समुद्री यात्रा। कौन थी, समुद्री यात्रा और भौगोलिक खोज, इन दोनों का जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण वर्ड आया है, एक आया समुद्री यात्रा, एक आया क्या, समुद्री यात्रा, ठीक है। और दूसरा आया, एक हो गया समुद्री यात्रा और दूसरा हो गया बच्चों वो कौन है, भौगोलिक खोजें। तो कौन कौन सी भौगोलिक खोजें थी और कौन कौन सी किस प्रकार की समुद्री यात्रा थी, उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या करा है कि दो घटनाओं ने क्या कर दिया, विश्व इतिहास में युगांतकारी परिवर्तन लाए। और क्या लाए, तो आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान था उनमें यह खोजें भी शामिल है। यानी कि जो आधुनिक युग हम लोग बोलते हैं ना कि मॉडर्न एज आ गया है, मतलब मॉडर्न टाइम आ गया है, तो इस टाइम को लाने में सबसे जो महत्वपूर्ण घटना थी वो कौन थी, तो समुद्री यात्रा और भौगोलिक खोज। यानी कि इन दोनों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है। तो आपको ये दो वर्ड याद रखना है, पहला समुद्री यात्रा और दूसरा भौगोलिक खोज, ठीक है। इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही प्रारंभ हो गई थी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि इनकी पृष्ठभूमि यानी कि रूपरेखा जिसको बोलते हैं कि हमारा जो आधुनिक युग की शुरुआत होने वाला है, इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो किस कारणों से थी, तो वैज्ञानिक प्रगति। क्या बोलते हैं बच्चों, वैज्ञानिक प्रगति मतलब साइंटिफिक डेवलपमेंट। वैज्ञानिक प्रगति कहने का मतलब क्या हुआ कि साइंस के क्षेत्र में कुछ अलग अलग तरीके के आविष्कार हुए,
जो आविष्कारों ने क्या कर दिया कि समुद्री यात्रा को आसान बना दिया, और साथ ही साथ और क्या हुआ था, तो आर्थिक विकास हुआ था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था। और हम लोग ये भी देखेंगे कि किन क्षेत्रों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, आर्थिक विकास हुआ, और किन क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रगति हुआ। अब देखो इनके द्वारा क्या हुआ कि, और ये जो है वो ये जो परिवर्तन थे वो कहाँ पे शुरू हो गए थे, किस समय शुरू हो गए थे, तो मध्य युग के अंतिम चरण से ही ये क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। और इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई। यानी कि यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यानी कि यूरोप, तो आप ये जो वर्ड है यूरोप के बारे में आई होप आपको पता होगा कि यूरोप क्या है। यूरोप क्या है? यूरोप है बच्चों महादेश है। यूरोप क्या है? महादेश है। और विश्व में कितने महादेश है? तो विश्व में 7 महादेश है। आपको पता होना चाहिए विश्व में कितने महादेश है? 7 महादेश है। अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए। पहला जो महादेश है और सबसे बड़ा महादेश है वो है एशिया महादेश। कौन है? एशिया महादेश। लिखते जाइए, कॉपी पेन रखिए साथ में और लिखना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए। पहला जो महादेश है वो एशिया, दूसरा अगर लिखा जाए तो वो है यूरोप। और हम लोग वर्ल्ड मैप पे देखेंगे भी कि कौन सा महादेश कहाँ पे है, ठीक है। तो दूसरा हो गया यूरोप। तीसरा लिख लीजिए अफ्रीका। तीसरा लिख लीजिए क्या? अफ्रीका महादेश है। चौथा लिख लीजिए नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। पांचवा लिख लीजिए दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ये लिखते जाइएगा, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद अगर बात करें, 5 हो गया ना, छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया। और 7वां हो गया अंटार्कटिका। 7वां हो गया अंटार्कटिका। तो ये जो है वो 7 महादेश हैं। तो इन्हीं 7 महादेशों में जो सबसे ज़्यादा अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट कहीं पे हुआ था तो कहाँ पे हुआ था बच्चों? यूरोप में हुआ था। इसीलिए अगर आप आगे चल करके देखिएगा कि आधुनिक इतिहास में यूरोप का जो दबदबा है वो बहुत कायम हो जाता है। और आप लोग देखते हैं कि इंग्लैंड के बारे में सुनते हैं तो इंग्लैंड भी जो है वो कौन से महादेश का देश है? तो वो यूरोपियन कंट्रीज है। कैसा कंट्री है बच्चों? यूरोपियन कंट्रीज है, यानी कि यूरोप का देश है। और जो महादेश होता है उसमें छोटे छोटे देश होते हैं, यानी कि बहुत सारे देशों से मिलकर के क्या बनता है? महादेश बनता है। तो यूरोप भी क्या था? एक महादेश था, ठीक है। लेकिन एक चीज और ये जानना है बच्चों कि जैसे यूरोपीय देश तो थे, इनका वर्चस्व था, लेकिन ये भी बात आती है कि यह बात और है कि भौगोलिक खोजों को प्रारंभ करने वाले देश जो थे वो स्पेन और पुर्तगाल थे। कौन थे? स्पेन और पुर्तगाल। यानी कि नए नए क्षेत्रों की जो खोज करने वाले देश थे वो कौन थे? स्पेन और पुर्तगाल। इस प्रतिस्पर्धा में, यानी कि जो कंपटीशन हो गया कि हम भी नए नए क्षेत्रों को खोजेंगे, और जब नए नए क्षेत्रों के बारे में पता चला, जैसे उनको अमेरिका के बारे में नहीं पता था, अफ्रीका के बहुत सारे देशों के बारे में नहीं पता था। लगभग ये 13वीं और 14वीं सदी की बात है, ये आपको पता होना चाहिए। 13वीं और 14वीं सदी की बात है कि उस समय देशों को, यानी कि लोगों को ये नहीं पता था कि अमेरिका कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई नहीं जानता था, या फिर अफ्रीका हो गया तो अफ्रीका के बारे में कोई नहीं जानता था। अगर आप मैप पे देखिएगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। और क्या करा कि पिछड़ते चले गए, यानी कि इन दोनों सब में क्या हो गया? प्रतिस्पर्धा हो गया, कंपटीशन हो गया कि कौन नए नए क्षेत्रों की खोज करता है। और जब नए नए देशों के बारे में पता चला तो सब में क्या हो गया? होड़ लग गया कि अरे हम भी चलते हैं व्यापार करने, उनसे हम भी करेंगे व्यापार। और इस तरीके से एक तरीके से कंपटीशन सब में शुरू हो गया। जैसे अगर देखा जाए कुछ नए नए देश थे, जैसे इंग्लैंड हो गया, हॉलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इस दिशा में अधिक सफलता मिली। यानी कि ये जो देश थे इन देशों ने आगे निकल गए स्पेन और पुर्तगाल से। स्टार्ट कौन किया था? स्पेन और पुर्तगालियों ने नए नए क्षेत्रों की खोज करना शुरू किया था। लेकिन जब नए नए क्षेत्रों की खोज हुई तो उनसे व्यापारिक गतिविधि आगे जारी रखने में ये लोग पीछे हो गए। और आगे कौन हो गया? तो इंग्लैंड हो गया, हॉलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। ये सब इन लोगों ने क्या किया? अंत में चल करके इन क्षेत्रों के ऊपर अपना जो वर्चस्व है वो जमा पाए। आइए अब मैप में देख लेते हैं कि ये जो हमने जितने भी क्षेत्रों के बारे में बात किया वो मैप पे कैसे दिखाई देते हैं। और तो आइए वर्ल्ड मैप को हम लोग देखते हैं, ठीक है।
तो बच्चों हमने अभी 7 महादेशों के बारे में बात किया था, तो हम लोग देख लेते हैं कि वो 7 महादेश कहाँ कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये है क्या, नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका। नीचे अगर देखिएगा उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे देखिएगा तो क्या है, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे आपको अफ्रीका दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद ये है यूरोप, और यूरोप के बाद अगर देखिएगा तो ये है एशिया, ठीक है, ये एशिया महादेश है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सब मिलाकर के क्या है, 7 महादेश हैं। तो हमने क्या देखा था कि ये जो भौगोलिक खोज था, इसके क्रम को सबसे पहले शुरू करने वाले जो देश थे वो थे स्पेन और पुर्तगाल। तो इस क्षेत्र में आपको यहाँ पे इस वाले पार्ट में आपको स्पेन और पुर्तगाल देखने को मिल जाता है। और यही जो स्पेन और पुर्तगाली जो नाविक थे, उन्होंने नाव बनाया, और नाव बना करके इन लोगों ने नए नए क्षेत्रों की खोज करना शुरू किया। तो स्पेन का एक यात्री था जो कहाँ पहुंच गया था, उत्तरी अमेरिका पहुंच गया था, और अमेरिका की खोज किया था, जो कौन था, कोलंबस था, ठीक है। वही अगर पुर्तगाली देखे तो वास्को डी गामा जो था वो यहाँ से होते होते और इस प्रकार भारत के अंदर, यानी कि भारत के केरल वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आता है, और यहाँ का जो राजा था जमोरिन, वो उसका स्वागत करता है, और इस प्रकार से वो व्यापार करने के लिए एक व्यापारिक मार्ग को ढूंढता है। और जब ये बात यूरोप के और भी जो देश थे उनको देखा कि अरे पुर्तगाली तो कहीं दूसरे क्षेत्र से व्यापार करके आ रहा है, तो इन लोगों ने भी इनका पीछा करना शुरू कर दिया, और जिस रास्ते से ये आते थे उसी रास्ते से ये भी आना शुरू कर दिया। और एक तरीके से देखा जाए तो सब में क्या हो गया, कंपटीशन शुरू हो गया कि हम करेंगे, और ये जो क्रम है वो जारी रहता है। तो सबसे पहले बच्चों हमें तो ये समझना है कि यूरोप के कंट्रीज ही क्यों मतलब नए नए भौगोलिक के क्षेत्रों की खोज करने में आगे निकले, बाकी देश क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले बच्चों इसको जानने के लिए आगे हम लोग बुक को पढ़ेंगे, तो ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये जो रीजन है वो आपको पता चलेगा। तो आई होप ये जो वर्ल्ड मैप अगर आप देखें तो सारा का सारा चीज़ जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और बीच बीच में हम लोग जो है वो वर्ल्ड मैप को देखते रहेंगे और चीज़ों को आसानी से समझते रहेंगे, ठीक है। तो आइए अपने बुक पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे और क्या क्या जानकारियाँ दी जा रही है, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी सभ्यता की शुरुआत होती है तो उस समय में भी, यानी कि अगर हम अपने देश की देखें तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो अगर आप सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी के लोग भी जो है वो मतलब विदेशों से व्यापार करते थे। तो जो व्यापार है ना, मतलब जो ट्रेड बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड। तो ये जो ट्रेडिंग वाली जो एक्टिविटीज है ना, ये क्या करती है कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है, ठीक है। मान लीजिए ये एक जगह है और यहाँ पे एक जगह है, तो इन दोनों के बीच में जब ट्रेड होगा, जब व्यापार होगा, तो लोग क्या होंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। तो जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे देखो, यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। हम लोग जानते हैं कि जो प्राचीन समय में जो व्यापार होता था भारत का विदेशों से, वो एक मुख्यतः जो था वो निश्चित मार्ग से होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। जैसे अगर देखा जाए तो अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तथा एशिया के अन्य हिस्से आदि थे जिनके बारे में मतलब लोगों को पता नहीं था, और उन क्षेत्रों से लोगों को जुड़ाव नहीं था, ठीक है, लोग जुड़े हुए नहीं थे। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियनों को दक्षिण पूर्व एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि वो हम लोग देखे थे कि अगर आप इतिहास पढ़ रहे होंगे तो इतिहास में हम लोगों ने क्या देखा था कि बहुत सारे ट्रेवलर्स आते थे ट्रेवल करने के लिए, मतलब विदेशों से यात्री आते थे भारत में, या और भारत और चीन वाले क्षेत्रों में आते थे और अपने यात्रा वृत्तांत को लिखते थे। तो जब यूरोपियन ये सब पढ़ते थे तो वो जानते थे कि कोई क्षेत्र भारत नाम का या फिर कोई क्षेत्र ऐसा है एशिया में जो क्या है बहुत ही समृद्धशाली है, जहाँ पे बहुत सारे सामान हैं, लेकिन उनको उतना प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कालांतर में व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि भौगोलिक खोज हुआ और साथ ही साथ वहाँ पे नए नए साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए। इससे क्या हुआ
कि यूरोप में जो है वो लोगों के पास धन आना शुरू हुआ, ठीक है। वहाँ पे अच्छी क्या बोलते हैं पैदावार होना शुरू हो गया, अच्छे अच्छे नए नए क्या बोलते हैं मशीनों का आविष्कार होना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब देखो, जब भी कभी भी लोगों के पास पैसा आता है, धन आता है, तो उनकी ज़रूरतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में वो लोग क्या करेंगे, सामान का कंजम्पशन ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सोच करके देखिए कि अभी कुछ नहीं है, मान लीजिए 5,000 रुपये आपको मिले, तो आप जरूर उसमें से कुछ ना कुछ खर्च कीजिएगा। तो खर्च करने के लिए क्या कीजिएगा, सामान खरीदेगा। तो वो जो सामान किसके पास जाइएगा, ट्रेडर्स के पास जाइएगा। तो एक तरीके से देखा जाए बच्चों, तो यूरोप में क्या आ रहा था, एक तरीके से देखा जाए तो समृद्धि आ रही थी। तो लोग जो थे वो सामान की खरीद करना ज़्यादा शुरू कर दिए थे। तो जो व्यापारी थे यूरोप के, उन लोगों ने नए नए क्षेत्रों की खोज करना शुरू किया। देखा कि अगर हम दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, और वहाँ पे जा करके अगर हमें अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। और उसके बारे में भारत से किस प्रकार उनका जुड़ाव हुआ और समुद्री मार्ग का खोज किस प्रकार से होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करा है बच्चों कि मध्यकालीन अगर इतिहास का यदि हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। यानी कि ये जो काल था, यानी कि 13वीं सदी वाला जो काल था, इस काल में जो था वो पृथ्वी के बारे में जानकारियां भी नहीं थी। आज हम लोग जानते हैं क्या कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक दैनिक गति है, एक परिक्रमण गति है। और ये हम लोग सब कुछ जानते हैं कि हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि दिन और रात क्यों होता है, बारिश क्यों होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे समुद्र है तो समुद्र में इतना क्या बात जानते हैं कि समुद्र जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दुनिया के जितने भी समुद्र हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड का, इसके बारे में साइंटिस्टों के द्वारा जानकारियां जुटाई जा रही है, ठीक है। और जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो सब क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी गोल है। इसके बारे में हम लोगों को आज जानकारी है। लेकिन 13वीं शताब्दी में अगर देखा जाए बच्चों, तो ये जो जानकारियां थी वो जो पहले के लोग थे, 13वीं शताब्दी के लोग थे, उनको इन पृथ्वी के बारे में जो ज्ञान था वो बहुत ही कम था और अंधविश्वास से युक्त था। मतलब अंधविश्वास करने का मतलब क्या है कि गलत धारणा मन में बनाए हुए थे और वही सोचते रहते थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे अगर देखा जाए तो सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। अब देखो, भौगोलिक जानकारियां नहीं थी उनको कि समुद्र क्या है, समुद्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है। लोग क्या जानते थे, आज हम लोग क्या जानते हैं, आपको क्या पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी क्या है, गोल है। लेकिन वो लोग जानते थे कि नहीं, पृथ्वी ऐसी है, इस प्रकार है, चपटी है। कैसी है, इस प्रकार से चपटी है, यहाँ पे ऐसे है। और क्या करते थे कि एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय रहता था। सोच करके देखो, ये लोग ये मान के चलते थे कि अगर हम यहाँ पे नाव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अगर हम यहाँ नाव बनाते हैं और इस प्रकार से अगर ये नाव लेकर के चलते हैं, ठीक है, समुद्र में लेकर के जाते जाते वो सोचते थे कि पृथ्वी जो है वो चपटी है और कहीं ना कहीं तो पृथ्वी का अंत होगा। तो हम अगर अपना नाव लेकर के चलते हैं और एक ऐसा समय आएगा कि हम लोग कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। ये मतलब उनकी धारणा थी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी क्या है, गोल है और कोई भी अगर चले कहीं से तो वो पृथ्वी के अंदर नहीं गिर सकता है, ये तो कन्फर्म है। तो इसके बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं था। तो जब जानकारी नहीं था तो लोग समुद्र में लंबी लंबी दूरी करने से डरते थे। क्यों? क्योंकि अगर हम गए आगे तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। तो ये भय बना रहता था। तो इसलिए जो है वो एक दूसरे से संपर्क बहुत कम होता था। साथ ही साथ समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिक्सूचक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं हुआ था। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, कंपास का यूज करते हैं। कहीं पे भी अगर हमें डायरेक्शन पता करना है, अगर आप मैप में देखिएगा, अगर आप गूगल मैप खोलिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, एक सुई दिखाई देगा, इस प्रकार का एक सुई बना हुआ दिखाई देगा। ऐसा यहाँ पे आप देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का एक सुई बना हुआ होता है और ये जो होता है रेड कलर का होता है। ये ऐसे ऐसे मोबाइल घुमाइएगा तो ये घूमते चला जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं। मतलब ये बताता है नॉर्थ डायरेक्शन को, बताता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को। और अगर नॉर्थ और साउथ पता चल गया तो हम ईस्ट और वेस्ट पता कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, अगर ऊपर नॉर्थ है तो नीचे क्या होगा, साउथ होगा। और दाएं साइड में क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। और बाएं साइड में क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो
ये इसको क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं। तो उस समय जो था बच्चों, वो कंपास के बारे में भी लोगों को जानकारियां नहीं थी, और इस विषम परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक यानी कि अंध महासागर जैसे महासागर की यात्रा करना क्या था, अत्यंत दुष्कर था। ठीक है ना। तो अटलांटिक महासागर को हम लोग अंध महासागर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि वर्ल्ड में कौन कौन से महासागर कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे उसको देखने के बाद। और हम लोग इसका जो भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि जो विश्व में कौन कौन से महासागर कहाँ कहाँ पे, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि बच्चों पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन है, प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है बच्चों, प्रशांत महासागर है। कौन सा है, प्रशांत महासागर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशन। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन है, प्रशांत महासागर। उसके बाद तो एक हो गया प्रशांत महासागर, दूसरा हो गया अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है बच्चों, अटलांटिक महासागर, जो एस शेप का दिखता है। कैसा दिखता है, एस शेप का दिखता है। एस अगर देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का दिखता है, एस शेप का। इसको क्या बोलते हैं, अटलांटिक महासागर। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिएगा नीचे इंडिया के, ये क्या है, इंडिया। ठीक है ना। तो नीचे इंडिया के नीचे में ये क्या है, हमारा देश भारत है। तो इंडिया के अगर नीचे देखिएगा तो एक है इंडियन ओशन। कौन है, इंडियन ओशन। ठीक है। तो और यहाँ पे ऊपर देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से, तो ये है आर्कटिक ओशन। तो विश्व में मुख्य रूप से 4 महासागर है। कौन कौन, एक प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, और चौथा जो है वो आर्कटिक महासागर है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और विश्व में कितने महादेश हैं, तो 7 महादेश है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ये 7 महादेश है। ये इतना आप देख लीजिए, याद कर लीजिए इन चीज़ों को। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसे देखेंगे कि कौन कौन से भौगोलिक किस प्रकार से भौगोलिक खोज हुई और उसके क्या कारण थे, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पे न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जब भी आप कोचिंग में जाएँ, स्कूल में जाएँ, क्लास में जाएँ, तो आप अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जो क्लास है वो कैसा लगा। ठीक है, इसके बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।